देखिए, बोर्ड पेपर के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किस प्रश्नावली से है? ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 9.5 से है, जिसमें आपको ये पढ़ाया गया समघाती अवकल समीकरण। देखिए, बोर्ड पेपर के लिए अगर 90 से ऊपर नंबर लाना चाहते हो तो हमने बताया इंटरमीडिएट में आपको किताब के अलावा भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन यदि फेल होने से बचना चाहते हो तो कुछ प्रश्नावली फिक्स हैं। जैसे 9.5 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या 8 का भी हो सकता है। प्रश्नावली 9.6 जो है इससे 5 या 8 नंबर का इससे भी आता है। और प्रश्नावली आपकी 9.4 है, इससे 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। प्रश्नावली 4.6 इससे 8 नंबर का निश्चित प्रश्न आता है। प्रश्नावली 6.5 इससे 8 का तो एक फिक्स आता है, हो सकता है इसी के साथ एक और 5 नंबर का लगा हो, 13 नंबर का हो गया। प्रश्नावली 13.3 से 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। प्रश्नावली 12.1 पहले 2 प्रश्नावली थी इसमें, तो दूसरी प्रश्नावली से 8 नंबर का आता था। अब एक ही प्रश्नावली बची है, तो इस एक प्रश्नावली से 5 या 8 नंबर का तो निश्चित ही आना है। और आपका प्रश्नावली 5.1 जो है, प्रश्नावली 5.1 इससे भी 5 अंक का सवाल आपका निश्चित ही आता रहता है। अब इतनी और प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली 4.2 इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है फिक्स बिल्कुल। प्रश्नावली आपकी 7.11 पुरानी किताब जो आपके पास है उसके अनुसार, इससे भी 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। समाकलन की विविध प्रश्नावली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, इससे भी 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन एक आता है। यानी इतनी प्रश्नावली ऐसी है जिससे आप कम से कम 40-50 नंबर ले आओगे। ये फिक्स प्रश्नावली है कि इनसे सवाल तो बनता ही है। तो उन्हीं प्रश्नावलियों में से ये प्रश्नावली आपके 9.5 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये पढ़ाया जाता है समघाती अवकल समीकरण। समघाती अवकल समीकरण देखिए 2 प्रकार का होता है। एक dy बटे dx प्रकार का होगा, एक dx बटे dy प्रकार का होगा। अगर dy बटे dx प्रकार का होगा तो हम मानते हैं माना y बराबर vx, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ vx। यहां पर 2 फलन है आपके, तो y का अवकलन dy बटे dx हो गया, बराबर 2 फलनों के अवकलन का सूत्र, पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन। तो dy बटे dx बराबर v इंटू x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, प्लस x और dv बटे dx। यहां से हमने dy बटे dx का मान प्राप्त कर लिया, v प्लस x dv बटे dx होता है। और लास्ट में हम v का मान निकाल कर रख देते हैं, v का मान y अपान x होता है। अगर किसी सवाल में आप दोनों एक प्रकार से बना सकते हो, dy बटे dx और dx बटे dy, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं पर अगर y अपान x लिखा मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि dy बटे dx प्रकार का ही बनाना है। अगर dx बटे dy प्रकार का हो तो आपको x बराबर मानना होता है, x बराबर vy। दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, तो dd y ऑफ x बराबर dd y ऑफ vy। तो जैसे जब x के सापेक्ष करते हैं अवकलन तो y का हो जाता है dy, तो इसी प्रकार से y के सापेक्ष x का अवकलन हो जाएगा dx। तो dx बटे dy बराबर 2 फलनों के अवकलन का सूत्र, पहला फलन गुणते
दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन। तो यहां से dx बटे dy बराबर v इंटू वाई का y के सापेक्ष अवकलन एक होता है धन y और v का dv बटे dy हो जाएगा। तो यहां से हमें आपका dx बटे dy बराबर v प्लस y और dv बटे dx मिल जाता है, dv बटे dy मिल जाता है। अब इसके बाद यहां से आपको v का मान निकाल के रखना होता है। तो यहां से v का मान क्या निकलेगा, x अपान y। तो एक चीज और निश्चित हुई कि अगर कहीं x अपान y किसी सवाल में लिखा मिल जाए, अगर x अपान y लिखा मिल जाए तो 100% आपको x बराबर vy ही मानना है। अगर कहीं सवाल में y बटे x लिखा मिल जाए तो 100% y बराबर vx मानना है। ये दोनों ना लिखे हों तब आप स्वतंत्र हैं, चाहे dy बटे dx बना लें, अगर सरल कर सकते हैं इस प्रकार से, और dy बटे dx प्रकार से सरल ना हो पा रहा हो तो फिर dx बटे dy बना लेते हैं। लेकिन y बटे x लिखा मिल जाए तो 100% y बराबर vx मानना है, और अगर x अपान y लिखा मिल जाए तो 100% आपको x बराबर vy मानना है। तो यहां पर हमने देखा y अपान x लिखा मिल गया, तो हमने ये जाना कि 100% इसे dy बटे dx बनाना पड़ेगा। अगर ये चीज y अपान x ना लिखी होती तब भी ये समघाती था। अब देखिए आपको पढ़ाया गया होगा, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक ये बताती है कि समघाती ज्ञात करने के लिए क्या करो आप, x बराबर लेमडा y या y बराबर लेमडा x मानो, फिर यहां रखो, फिर यहां पर सिद्ध करो समघाती है कि नहीं। पहली बात तो इस सवाल में कहा नहीं कि समघाती सिद्ध करो, कहे भी तब भी हमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है। अंश में जो आपके पास बहुपद है और हर में जो बहुपद है, दोनों की घात अगर समान है तो लिख देते हैं हम, चूंकि अंश और हर की घात समान है इसलिए समघाती अवकल समीकरण है। यदि आप यह बता पाओ तो ज्यादा अच्छी बात है कि अंश में घात कितनी है, हर में घात कितनी है। ना बता पाओ तो आप सीधे सीधे लिख दो अंश और हर में घात समान है इसलिए समघाती अवकल समीकरण है। अब ये कैसे पहचानने की समान घात है, तो पहले तो हम ये जान गए हैं कि ये y बटे x लिखा है, तो इसे हम क्या बनाएं, dy बटे dx ही बनाएं। x और y के मान दे दिए हैं तो हम समझ गए हैं कि इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। x y के मान ना दिए होते, सवाल यही होता, तो हमें व्यापक हल ज्ञात करना होता। तो यहां से देखिए x dy बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाए माइनस, और x साइन स्क्वायर y अपान x माइनस y और dx, इसको इधर रहने दिया, इसको उधर ले गए। dy बटे dx बनाना है तो dy बटे dx बराबर x इधर ले जाएंगे माइनस, अगर माइनस का अंदर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो इसको ऐसा भी सकते हैं y माइनस x और साइन स्क्वायर y अपान x होल अपान x। अब देखिए समघाती हमने कैसे कहा, यहां पर जो अंश में प्रत्येक पद लिखा हुआ है बहुपद का उसकी घात एक ही है, इसकी घात एक, इसकी घात एक और इसकी भी घात एक है। अंश में जो लिखा हुआ है उसकी घात एक है जितने बहुपद हैं, और हर में जो लिखा है उसकी भी घात एक ही है। अगर ऐसा लिखा होता अंश में x प्लस x स्क्वायर बटे x लिखा होता तो हम ये ना कह पाते ये समघाती नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कि इसकी घात एक है और इसकी घात दो है, तो ये ऊपर है समघाती नहीं है, तो नीचे की तो कोई बात नहीं है। यहां पर दो पद हैं जो वो दोनों समघाती नहीं है, तो नीचे आने की जरूरत नहीं है, समघाती समीकरण नहीं बन सकता है। यानी ऊपर जितने पद लिखे हों सब में घात समान हो, नीचे जितने लिखे हों सब में घात समान हो, कोई हमें लैम्डा लैम्डा मानने की जरूरत नहीं है, वो समघाती कह देंगे। लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं कि उसने की समघाती दर्शाइए, और दर्शाना हो तो उसकी बात हमने आपको बताई। अब जैसे ही y बटे x लिखा मिला था हमें 100% पता चल गया था कि हमें क्या करना होगा, y बराबर vx ही मानना होगा।
दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई, हमने इसको ऐसे नहीं लिखा पहले ही स्टेप में, क्योंकि ये dy बटे dx लिखा है जो कि एक भिन्न है। ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन, ये शुद्ध है। अब डी डी एक्स ऑफ वी एक्स, इसके ऊपर नहीं लिखा हमने, नहीं हो जाता डी वी एक्स बटे डी एक्स, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दो फलन हो गए। अब y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy बटे dx। अब इसको पास में लिखेंगे। अब दो फलनों के अवकलन का सूत्र, पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन, दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन, तो dy बटे dx बराबर v, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 धन x, जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन dy हो जाता है तो v का dv बटे dx हो जाएगा। तो dy बटे dx बराबर हो गया आपका v प्लस x dv बटे dx। इसका मान हमने ज्ञात कर लिया। अब जब हमें जरूरत होगी तो v का मान रखेंगे, तो यहीं से हम v का मान भी ज्ञात किए ले रहे हैं। v बराबर क्या होगा, y अपान x। इतने सामने आप कुछ नहीं करोगे, अगले इतने सामने कुछ ना कर, जहां से खत्म है इसके सामने यहां से करोगे, लेकिन जगह कम होने की वजह से हम इधर एडजस्ट कर रहे हैं इसको। अब आप dy बटे dx का मान रखो। पहले क्या है dy बटे dx का मान, v प्लस एक्स और dv बटे dx बराबर बड़ा कोष्ठ y का मान vx माइनस x साइन स्क्वायर y का मान vx, चाहे सीधे y अपान x का मान रख देते, क्या था v, ना रखे तो कोई बात नहीं, y का मान vx बटे x होल अपान x, तो v प्लस x dv बटे dx बराबर vx माइनस, देखिए v से v, सॉरी x से x कट गया, तो vx माइनस x और साइन स्क्वायर v बटे x हो गया, तो v प्लस x dv बटे dx बराबर क्या कॉमन हो रहा है ऊपर से x, तो क्या आ जाएगा v माइनस साइन स्क्वायर v बटे x, x से x कट गया, v प्लस x dv बटे dx बराबर क्या हो गया v माइनस साइन स्क्वायर v, तो v इधर है उधर ले जाओ क्योंकि v वाले पर सब उधर है, x dv बटे dx बराबर क्या हो जाएगा v माइनस साइन स्क्वायर v, ये प्लस का v है उधर जाएगा माइनस का v हो जाएगा, v से v कट गया। प्रश्नावली जब आपको 9.4 पढ़ाई गई होगी तो प्रथम कोटि का अवकल समीकरण अगर मिलता था आपको यानी dy बटे dx का, तो वहां पर यह बताया गया होगा कि dy बटे dx मिलने का मतलब इस अवकल समीकरण का समाकलन किया जाएगा, वो भी एक बार। अगर dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर होता तो उस अवकल समीकरण का, अगर कह देता निम्न अवकल समीकरण को हल करो, तो अगर d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर मिल जाता तो उस अवकल समीकरण का हमें समाकलन करना पड़ता, वो भी 2 बार करना पड़ता। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमें dv बटे dx लिखा मिल गया है, तो हमें ये पता चल गया है dv बटे dx ये प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है, यानी इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा। और एक बार जब dy बटे dx मिलता था तब हम आपको ये बताते थे कि ना dy बटे में रहेगा ना dx, तो वही नियम यहां पर चलेगा, ना dv बटे में रहेगा ना dx, तो आपके पास बचा क्या, वो इधर एडजस्ट करते हैं। बचा आपके पास x और dv बटे dx बराबर माइनस साइन स्क्वायर v, ना dv बटे में रहेगा और ना dx बटे में रहेगा, तो dx को भी यहां से हटाओ, dv की तरफ v वाले पद होंगे, dx की तरफ x वाले पद होंगे, ये हो गया dv बटे साइन स्क्वायर v बराबर माइनस dx बटे x, हमने कहा ना dv बटे में रहेगा ना dx, और dv की तरफ v वाले पद होंगे और dx की तरफ x वाले पद होंगे, तो इस माइनस को चाहे इधर लिखा रहने दो चाहे इधर भी लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। जैसे ही dv बटे dx मिला था तो हम जान गए थे बार समाकलन होगा, तो दोनों पक्षों का समाकलन करिए,
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो माइनस इंटीग्रेशन डीवी बटे साइन स्क्वायर वी बराबर इंटीग्रेशन डीएक्स बटे एक्स। तो माइनस इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर वी क्या हो गया, कासेक स्क्वायर वी डीवी, डीएक्स अपॉन एक्स का समाकलन log एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन कासेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका समाकलन होता है माइनस काट एक्स। तो यहां पर v है तो यहां पर dv है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस काट v बराबर log एक्स। समाकलन का चिन्ह पूर्णतया हट गया तो हम c या log c को जोड़ सकते हैं इसमें। तो माइनस माइनस प्लस काट v और log x प्लस c। और v का मान रखो क्योंकि सवाल तो v के पद में नहीं था ना, v का मान क्या है, तो काट y अपान x बराबर log x प्लस c। अगर सवाल में x और y का मान ना दिया होता तो सवाल हमारा यहीं से खत्म था। ये इसको कहते हैं इसका व्यापक हल। इसको समीकरण 1 डाला। अब जब x y के मान दे दिए हैं तो ये मतलब हमसे विशिष्ट हल जानना चाहता है, तो यानी x और y के मान समीकरण 1 में रखने होंगे। तो इससे सोच अचर पता चल जाता है। तो x बराबर 1 कामा y बराबर पाई बाई 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए काट y का मान पाई बटे 4 बटे x का मान 1 log x का मान 1 प्लस c। 1 का भाग देंगे पाई बटे 4 में, पाई बटे 4 रहेगा तो काट पाई बटे 4 का मतलब काट 45 और काट 45 का मान 1 log 1 का मान 0 प्लस c। तो c बराबर कितना आ गया 1। अब c का मान हमें कहां रखना है, समीकरण 1 में रखना है और हल कर लेना है। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब c का मान समीकरण 1 में रखने जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, काट y अपान x बराबर log x प्लस 1। वैसे तो ये हल हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन अगर अधिकतम हल तक हम जा रहे हैं, आप यहां से छोड़ोगे सिद्ध नहीं करा रहा है, नंबर पूरा मिलेगा। अधिकतम हल हम कहां तक जा सकते हैं, काट y अपान x बराबर log x प्लस log में एक मान log 10 का भी होता है और log e बेस e का भी होता है। तो log e बेस e, बेस में e लिखें या ना लिखें, दोनों के बेस में e होता है, ये e है आपका। तो काट y अपान x बराबर log m प्लस log n, log m इंटू n, x e या ex और बेस में e। अधिकतम हल यहां तक जा सकते हैं और आंसर में आप देखेंगे तो उत्तर भी यही आ रहा है। तो वहां उत्तर तुम्हें पहले से नहीं पता होगा, आप यहां से छोड़ेंगे 100% सही है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए यहीं से एक बहुविकल्पी प्रश्न और बनता है, उसकी भी यहां पर चर्चा कर लेते हैं, बहुत बार आता है। एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक तृतीय कोटि का अवकल समीकरण है। तृतीय कोटि का अवकल समीकरण का मतलब 3 बार उसका अवकलन किया गया होगा, तभी तृतीय कोटि का अवकल समीकरण कहा गया है। इसके व्यापक हल में स्वयं चरों की संख्या कितनी होगी, तो एक चीज नोट करिए कि मतलब जिस कोटि का अवकल समीकरण हो, व्यापक हल में स्वयं चरों की संख्या उतनी होती है। 3 कोटि का अवकल समीकरण, तो व्यापक हल में स्वयं चरों की संख्या 3 होगी। 2 कोटि का अवकल समीकरण है, यानी उसका अवकलन 2 बार किया गया है, उसका व्यापक हल करेंगे तो स्वयं चरों की संख्या 2 होगी व्यापक हल में। और 1 कोटि का अवकल समीकरण है, उसका अवकलन मतलब उसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे तो स्वयं चर की संख्या 1 होगी। 5 कोटि का अवकल समीकरण है तो व्यापक हल में स्वयं चरों की संख्या 5 होगी। लेकिन चाहे जिस कोटि का अवकल समीकरण हो, चाहे जिस कोटि का अवकल समीकरण उसके विशिष्ट हल में स्वयं चरों की संख्या पूछ ली जाए तो 0 होती है। चाहे जिस कोटि का अवकल समीकरण हो, चाहे 1 कोटि का, चाहे 2 कोटि का, चाहे 3 का, चाहे 10 का, चाहे 50 का, विशिष्ट हल में स्वयं चरों की संख्या 0 होगी। यहां से बहुविकल्पी प्रश्न बहुत आता है। और जिस कोटि का अवकल समीकरण है
उसके व्यापक हल में सोच अचरों की संख्या जिस कोटि का है उतनी ही होगी। व्यापक हल में सोच अचरों की संख्या जिस कोटि का अवकल समीकरण है उतनी होगी। 3 कोटि का तो 3 सोच अचर होंगे किसमें? व्यापक हल में। लेकिन विशिष्ट हल में चाहे जिस कोटि का अवकल समीकरण हो, सोच अचरों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें रटने की कोई बात नहीं। जो पॉइंट की बात बताई वो ये है कि जिस कोटि का अवकल समीकरण है व्यापक हल में सोच अचरों की संख्या उतनी ही होगी, और चाहे जिस कोटि का अवकल समीकरण हो विशिष्ट हल में सोच अचरों की संख्या 0 होगी। ना करिए।